हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर रहा हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है। ज्योग्राफी में ही मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन चाहते हैं, क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है unacademy_नवीन तंवर। उसके साथ ही अगर आप मुझे लर्निंग ऐप पे फॉलो करना चाहते हैं तो नवीन तंवर के नाम से यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में मुझे सर्च कीजिए और मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और मेरी स्पेशल क्लासेस और सब्सक्रिप्शन क्लासेस आप वहां पे देख सकते हैं। 10 से 16 जून के बीच में स्टूडेंट्स द ग्रेट लर्निंग वीक है। ऐसा पहली बार हुआ है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कि एक साथ इतने सारे बेनिफिट्स आपके सामने आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महा सब्सक्रिप्शन एक ऑफर आया है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके साथ ही कॉम्बो पे आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और 16 जून के दिन 10 नए ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं अनअकैडमी पे। उसके साथ ही आपको पीडीएफ्स और प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा हिंदी में, इंग्लिश में। ये देख सकते हैं आप, ऑप्शनल कार्निवल है। ये आप देख सकते हैं 16 जून को शुरू हो रहा है, जिसमें 10 ऑप्शनल लॉन्च हो रहे हैं। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पबएड, इकोनॉमी, पीएसआईआर, साइकोलॉजी। प्लस और आइकॉनिक, ये 2 ऑप्शन है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस में आप जब भी ले स्टूडेंट, मिनिमम 1 या 2 ईयर का ले, आपकी जो प्लस की 1 ईयर और 2 ईयर की फी है, जैसे 49,500 है और 72,000 है 2 ईयर का। तो नवीन 1 कोड अप्लाई करोगे तो आपको दोनों ही 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी आप लेना चाहे उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। यहाँ भी अगर आप मेरा रेफरल कोड नवीन 1 अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस में क्या बेनिफिट्स है देखो, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा? प्लस वाले सारे बेनिफिट्स होंगे। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस होगी, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस की फैसिलिटी मिलेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप अपना तैयार कर सकते हैं अनअकैडमी से। 1 महीने से लेकर 3 साल तक का ऑप्शन है, जो भी आपका ऑप्शनल है यूपीएससी सीएससी में। मैक्सिमम ऑप्शनल सारे लगभग आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ भी जब भी सब्सक्रिप्शन ले ऑप्शनल का, मिनिमम 1 या 2 ईयर का ले, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड नवीन 1 अप्लाई करते हैं। उसके साथ ये देखिए महा ऑफर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो भी बच्चा 16 जून तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब करता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, उसको अगले साल के मेंस तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का गैप होता है स्टूडेंट्स, तो आपको लगभग 3 से 4 महीने का एक्स्ट्रा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कॉम्बो प्राइस, जिसमें आप ऑप्शनल को और जीएस को एक साथ लेते हैं, उसके रेट काफी नीचे आ गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको लगभग 35% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, 25% ऑप्शनल पे, और उसके साथ ही साथ आपको 10% का डिस्काउंट, जैसा कि आप जानते हैं रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ही। उसके साथ जो बच्चा 1 साल या 1 साल से ज्यादा का, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है तो लिमिटेड 100 सीट्स के लिए बच्चों को वीक ऑन वीक पे उनको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे या जिनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, मेंस का, उनसे आपको मेंटरशिप का मौका मिलेगा। जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो चेज योर यूपीएससी ड्रीम लोन फॉर यूपीएससी की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। उसके साथ ही जो भी बच्चा 1 साल या उससे ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन लेता है, 10,000 रुपए की कीमत की 20 किताबें मिलेगी, जिसमें यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सारा सिलेबस कवर होगा। वो आपको बुक फॉर्म में आपके घर पे जाएगी। तो इस ऑफर का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। 16 जून से नए बैच लॉन्च होने जा रहे हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एनसीईआरटी बैचेज है, उसके साथ रिवीजन बैचेज है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो लर्निंग ऐप पे जाइए, नवीन 1 कोड अप्लाई करके पाथफाइंडर 3.0, राइज 6.0 और वर्ल्ड अफेयर्स 3.0, इन सब का आप बेनिफिट ले सकते हैं। 1 जून से शुरू हो चुका है सभी। उसके साथ ही हर सुबह संडे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होता है। नवीन 1 कोड अप्लाई कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें आपको 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सकता है और ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो कुल मिला के अगर आपको
10% का डिस्काउंट चाहिए और मेरी मेंटरशिप चाहिए तो रेफरल कोड नवीन1 आपको अप्लाई करना होगा। शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखो आज का जो टॉपिक है, यूपीएससी प्रीलिम्स नजदीक आ चुका है। ओके, नई डेट है जो 10 अक्टूबर है। हर साल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आप जानते हैं 15+ क्वेश्चन रहते हैं, मिनिमम 15। तो उसमें करंट अफेयर का जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस सीरीज में मैं आपके सामने साल 2020 से लेके 2021 तक का जितना भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को फोकस करते हुए उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। तो ये देखिए, सबसे पहले लितानी रिवर है। ये लितानी रिवर क्या है? लितानी रिवर कहां पे पाई जाती है, क्यों चर्चा में रही, देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है लेबनान की सबसे लंबी नदी है। तो ऐसे में एक तो लेबनान की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि इसकी लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन जरूरी है जानना। उसके ऊपर एक कृत्रिम झील बनी हुई है जिसका नाम है कारान लेक। तो ये लेबनान की सबसे लंबी नदी है जिसके ऊपर एक कृत्रिम झील है जिसका नाम है कारान लेक। हाल ही में इस झील के जो तट पे है 40 टन मछलियां प्रदूषण के कारण मृत पाई गई थी। और इस प्रदूषण का जो प्रमुख कारण बताया गया था सीवेज डंपिंग। ओके, तो इसके चलते ये आपकी लितानी रिवर चर्चा में आई। अब लितानी रिवर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आप जैसे कि जानते हैं ये लेबनान की राजधानी है बेरूत। अभी पूरा प्रॉपर मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा लेबनान की। तो ये लितानी जो रिवर है दक्षिणी लेबनान की प्रमुख नदी है। इसके ऊपर 1959 में एक लितानी डैम बनाया गया था। किसके लिए? सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए। बाकी देखते हैं। ये देख सकते हैं आप लोकेशन, ये है लेबनान और ये बेरूत है। तो देखो ये देख सकते हैं, इधर भी दिखाया मैंने, थोड़ा इसको जूम आउट करके। और यहाँ पे आपको जो प्रीलिम्स के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। देखो यहाँ पे भूमध्य सागर है स्टूडेंट, ये है भूमध्य सागर। अक्सर यूपीएससी पूछता है कि भूमध्य सागर का जो तटवर्ती देश कौन से है। तो आप इस लोकेशन में देख सकते हैं लेबनान का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से लगता है। उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो ये टर्की का बॉर्डर भी लगता है, इधर सीरिया का बॉर्डर भी लगता है, ये लेबनान का लगता है और ये इजराइल हो गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें एशिया के ऐसे कौन कौन से देश है जिनका बॉर्डर लगता है भूमध्य सागर से, तो उसका अगर मैं आपको एक कोड बना के दूं, उसका कोड है LIST। लिस्ट का मतलब L से लेबनान हो गया हमारा, ये लेबनान हुआ, I से हमारा इजराइल हुआ, S से हमारा सीरिया हुआ और T से हुआ हमारा टर्की। ओके, इंग्लिश में भी नाम L से लेबनान, I से इजराइल, S से सीरिया और T से है टर्की। तो भूमध्य सागर के कोस्ट पर लगने वाले जो देश है एशिया के, उनका हमारा एक कोड है लिस्ट। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। और प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करके चलना कि ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ये है क्या। तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया था? तो हाल ही में जो आरबीआई है, आरबीआई ने एनजीएफएस को ज्वाइन किया है। तो एनजीएफएस को ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होगा? तो देखो एनजीएफएस में शामिल होकर आरबीआई, एनजीएफएस की फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो शामिल होकर इसमें अगर आरबीआई शामिल हुआ है, हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, तो वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। तो बेसिकली जो क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है जिसको कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, इसके क्षेत्र में वो दुनिया के बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स के साथ, उनके साथ मिलकर ये काम करेगा। क्यों? देखो आज जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने। तो दुनिया भर की इकोनॉमीज के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है, ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को सस्टेनेबल इकोनॉमी की ओर ट्रांजिशन में हेल्प करेगा।
उसके साथ ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देना है। देखो अभी यहाँ इस जो सिंगल टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो एनजीएफएस क्या है, ओके, क्या काम करता है। अब इसका जो उद्देश्य जैसे पता चला, ये ग्रीन फाइनेंस के लिए हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये ग्रीन फाइनेंस क्या है ये भी हमें जानना होगा। देखते हैं एक एक करके। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एनजीएफएस, आप एनजीएफएस की फुल फॉर्म फिर से याद रखना, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है। ये बेसिकली दुनिया के जो भी बहुत सारे सेंट्रल बैंक है और जो सुपरवाइजर्स है उनका एक ग्रुप है। सेंट्रल बैंक और उसके सुपरवाइजर्स का एक ग्रुप है ये एनजीएफएस। फिर देखो उद्देश्य क्या था, ये ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए काम कर रहा है। तो ग्रीन फाइनेंस से तात्पर्य क्या है, पहले ये जानते हैं। ग्रीन फाइनेंस से तात्पर्य उन वित्तीय निवेशों से है, ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो उन परियोजनाओं में किया जा रहा है जो सतत विकास में मदद करते हैं। यानी कि दुनिया भर की ऐसी प्रोजेक्ट्स में, ऐसे परियोजनाओं में आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद मिले। तो अब ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से सेक्टर आएंगे, कहां पे हमें करना चाहिए, तो बताया गया है जैव विविधता का संरक्षण, दुनिया भर की जो बायोडायवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन में, जल स्वच्छता को बनाए रखने में, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में, ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी का क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन का जो अनुकूलन जिसको आप एडेप्टेशन कहते हैं उस क्षेत्र में, और नवीकरणीय ऊर्जा आदि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ये लो, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फाइनेंस, इन सब शब्द को याद रखेंगे। फिर देखो अब ये एनजीएफएस जो बना था, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये कब आया, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो देखो एनजीएफएस की जो घोषणा थी वर्ष 2017 में पेरिस में आयोजित, पेरिस में एक वन प्लेनेट समिट, ओपीएस भी बोला जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में, वन प्लेनेट समिट में इसका घोषणा की गई थी। विश्व आर्थिक मंच जिसको हम WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अनुसार वर्तमान में ग्रीन अवसंरचनाओं में जितना भी हमारा ग्रीन प्रोजेक्ट्स है, जितने भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें हर साल उसमें 5 ट्रिलियन US$ निवेश करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम कर कितना रहे हैं, केवल 100 बिलियन US$। देखो रिक्वायरमेंट है 5 ट्रिलियन US$ की, ओके, हम कितना कर रहे हैं 100 बिलियन डॉलर का। तो कितना गैप है, बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में। उसके साथ ही देखो विश्व बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो भारत की जो जीडीपी है उसको वर्ष 2050 तक 1178 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तो इट्स बेटर कि दुनिया भर के बहुत सारे देश, उनके सेंट्रल बैंक, उनके सुपरवाइजर्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाया एनजीएफएस, काम करेंगे जलवायु परिवर्तन के जोखिम से बचना, जलवायु के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में मिलके काम करना, ताकि इसके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। ये फिर वन प्लेनेट समिट, देखो अभी हमने देखा कि एनजीएफएस की घोषणा हुई थी वन प्लेनेट समिट में 2017 में, तो ये वन प्लेनेट समिट भी जानना जरूरी है। क्या है ये वन प्लेनेट समिट, इसको देखते हैं। वन प्लेनेट समिट क्या है? ओपीएस एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, इंटरनेशनल ये एक आयोजन हुआ था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। काम क्या करता है, जिसमें एक एक शब्द को पकड़ना है, पारिस्थितिकी प्रणालियों की, दुनिया भर के जितने इकोलॉजिकल सिस्टम है उनकी रक्षा करना, ये रक्षा करना, मानव स्वास्थ्य से उसका लिंक बनाने के लिए। देखो ऐसा जो जितना भी इकोसिस्टम्स है उनका ह्यूमन से इंटरेक्शन है, हमें जितनी भी सर्विसेज मिल रही है इकोलॉजी से तो मिल रही है, आपको बहुत सारी फूड है, आपका जितना भी मेडिसिन है, ओके, वो सब आपको कहां से मिल रहा है, वो आपको इकोसिस्टम से मिल रहा है। तो ये क्या कह रहा है, दुनिया भर के जितने भी इकोसिस्टम है और ह्यूमन हेल्थ के साथ उसका लिंक बनाने के लिए, प्रतिबद्धताओं को जुटाने के लिए पूरी दुनिया भर के देशों को बोलना कि भाई ह्यूमन हेल्थ को हम इकोसिस्टम से अलग करके नहीं देख सकते, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा तो ह्यूमन हेल्थ भी प्रोटेक्ट होगी। उसके लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना इसका जो मेन टारगेट है
वन प्लेनेट समिट। ये पीटी में एक्सपेक्टेड है इस बार 2021 की यूपीएससी प्रीलिम्स में ये टॉपिक एक्सपेक्टेड है। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वन प्लेनेट समिट क्या है, किसने आयोजन किया, कब आयोजन किया, तो इसका आयोजन फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ओपीएस इसको बोला जा रहा है, वन प्लेनेट समिट। अब पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, जो 2015 में हमारा पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, उसके 2 साल बाद 2017 में पहली बार वन प्लेनेट समिट का आयोजन हुआ था। तो पहली बार कब हुआ, 2017 वन प्लेनेट समिट। कब, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके 2 साल बाद। अब इसमें बोला है कि जो हमारी वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडायवर्सिटी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस यहां देख सकते हैं 11 जनवरी 2021 को हुआ था, इस बार 11 जनवरी 2021 वन प्लेनेट समिट का आयोजन हुआ था। अब हम आपको ये भी पता है कि सतत विकास जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, उनमें से 6 गोल्स को टारगेट करता है ये वन प्लेनेट समिट। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन स्वच्छ जल और स्वच्छता। ये वन प्लेनेट समिट के फोकस एरिया है। तो यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों से इसका संबंध है। तो हाँ, 6 सस्टेनेबल जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में ही हेल्प करेगा। पहली बार 2017 में हुई, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के 2 साल बाद। किसने किया, उन संस्थाओं का नाम याद रखेंगे, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, वो सब हमने देखा। आगे चलते हैं। अब इस ओपीएस का उद्देश्य क्या है, ये लो वन प्लेनेट समिट का उद्देश्य। देखो यूपीएससी जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसी फॉर्मेट में मैं आपके सामने पूरा कंटेंट लेके आ रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, है ना। तो ये देखते हैं, समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, जितना मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसकी रक्षा करना, कृषि पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना, एग्रो जो आपका इकोलॉजी है उसको प्रमोट करना, ये सब आपको स्टार मार्क करने हैं। कृषि पारिस्थितिकी, समुद्र और स्थलीय पारिस्थितिकी, ओके। खाद्य उत्पादन के लिए अधिक सतत उपायों को अपनाना, कि अगर हमें फूड प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर डालो, लेकिन उससे क्या होगा, जो सॉइल उसका इकोसिस्टम वो पूरा क्या होगा, डिग्रेड होगा। तो हमें ऐसे तरीके अपनाने हैं फूड प्रोडक्शन के लिए भी जो सस्टेनेबल है, जो आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें। जैव विविधता के लिए संरक्षण, देखो जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके लिए फंडिंग को बढ़ावा देना, दूसरा। उसके बाद देखो, निर्वनीकरण और मानव और पशु स्वास्थ्य के बीच संबंधों को सुनिश्चित करना। आपको जिस हिसाब से हम डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि जो डिफोरेस्टेशन है उसका ह्यूमन और जो एनिमल हेल्थ है उसके साथ भी आपको रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आपका पूरा जो इकोसिस्टम है एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, किसी एक पार्ट के साथ छेड़खानी करोगे तो उसका इंपैक्ट बाकी सारे हिस्सों पे भी आएगा। ये सब इसके उद्देश्य है। अब ये 2021 वाले का थीम क्या था, जो 11 जनवरी को हुआ, 11 जनवरी को जो हमारा वन प्लेनेट समिट हुआ 2021 वाला, उसका थीम क्या था। कई बार यूपीएससी नहीं पूछता, लेकिन स्टेट सर्विस के एग्जाम भी आप देते ही हो। तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये इसका थीम है कि आओ मिलके काम करते हैं नेचर के लिए। अब इस पूरे वन प्लेनेट समिट के इंपॉर्टेंट बिंदु क्या थे, पॉइंट्स क्या थे जो हमें याद रखने चाहिए, जो 2021 में हुआ 11 जनवरी के दिन। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखो, अगले 1 दशक में, आने वाले 10 सालों में प्रजातियों के विलुप्त होने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करने के लिए कम से कम 50 देशों ने इस वन प्लेनेट समिट 2021 वाले में क्या हुआ, कम से कम 50 देशों ने कहा कि भूमि और समुद्र सहित पृथ्वी के 30% क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वो देश कमिटेड है। पहली बात तो ये, दुनिया भर के 50 देशों ने कहा कि हाँ, हम मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बचाने के लिए कमिटेड है। नेक्स्ट,
ये देखो दूसरा क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज आती है। इसी शिखर सम्मेलन में प्रिजोर्ड, ये देखो प्रिजोर्ड, ये क्या है प्रिजोर्ड, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। प्रिजोर्ड नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। अब ये प्रिजोर्ड क्या है, यूपीएससी सीधा दे देगा कि हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्रिजोर्ड क्या है। तो ये एक कार्यक्रम है जो जूनोटिक रोगों, जूनोटिक रोग मतलब जो पशुओं से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। कोविड-19 पैंडेमिक को जैसे बताया जा रहा है कि ये पशुओं से इंसानों में आया है, तो एक प्रिजोर्ड नाम का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जो कहता है कि जूनोटिक रोगों और पैंडेमिक के उद्भव को रोकने के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। तो प्रिजोर्ड भी अगर यूपीएससी पूछता है तो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो निकट भविष्य या आने वाले समय में पैंडेमिक को रोकने के लिए या जूनोटिक रोगों को रोकने के लिए एक प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट, इसी में क्या बोला गया, इसी सम्मेलन में, वन प्लेनेट समिट में, अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये अफ्रीका का एक प्रोजेक्ट है। यूपीएससी यहां भी पूछ सकता है कि हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ये अफ्रीका से है। क्या है ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहता है कि इस प्रोजेक्ट के निवेश पर भी ओपीएस ने ध्यान केंद्रित किया है। ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है बच्चों, इसमें देखो जो अफ्रीका के अंदर आपने सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा, तो सहारा डेजर्ट का विस्तार ना हो, वो दक्षिण की ओर और ज्यादा ना फैले, तो इसे आगे दक्षिण में फैलने से रोकने के लिए ये प्रयास है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी बात की। तो यूपीएससी अगर पीटी में पूछता है कि हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संबंध किससे था, तो दो तीन या तो डेजर्ट का नाम दे देगा या दो तीन देशों का या दो तीन कॉन्टिनेंट में से किसी का नाम दे देगा, तो आपको उसी हिसाब से याद रखना है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, प्रिजोर्ड हो गया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। ये क्या है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, तो देखो यह है प्रशांत का, इस तरह की चीजें आ जाती है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट आ जाती है कई बार, यूपीएससी पूछता है। हमें यही समझ में नहीं आता कि ये भूकंप का क्षेत्र है, ज्वालामुखी का क्षेत्र है, या कौन सा क्षेत्र है जो हमसे मतलब स्किप हो गया, हम देख नहीं पाए। तो ये प्रशांत महासागर की तली, पैसिफिक ओशन की तली में 7,240 किलोमीटर लंबा एक जियोलॉजिकल सबमेराइन फ्रैक्चर जोन है जो किससे बना, प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया, प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया से बना है। प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया जानते हो ना, कि हमने जिसमें ये माना है कि जो हमारा पृथ्वी का स्थल मंडल है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बना है और वो प्लेट आपस में इंटरेक्शन करती है, तो एक दूसरे के नजदीक आती है, एक दूसरे से दूर जाती है, या एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है। उस क्रियाविधि से बना हुआ एक फ्रैक्चर जोन है ये क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। तो अब ये क्लैरियन क्लिपर्टन जोन को अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण ISA, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है ये, इसके द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। मतलब ये क्लिपर्टन जो जोन है पैसिफिक ओशन का, ये ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसके द्वारा प्रशासित किया जाता है क्या ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये है हमारा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आपका जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ये इसकी लोकेशन है। एक है क्या ये, फिर से मैं बता देता हूं, जियोलॉजिकल फ्रैक्चर जोन है। फ्रैक्चर जोन बना कैसे, प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी से, प्लेट टेक्टोनिक ये हुआ। अब ये चर्चा में क्यों आया, हमें क्यों पढ़ना है यूपीएससी के लिए, ये क्यों महत्वपूर्ण था क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, ये देखो। तो ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का कहना है कि इस क्षेत्र में कोबाल्ट, निकेल और तांबे के विशाल भंडार है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन दिनों देखो ओशन जो हमारा रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं बेटा, रिसोर्सेज की बात करते हैं
तो दो तरह की रिसोर्सेज हमारे पास है, एक तो टेरेस्ट्रियल है हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये आपके मरीन रिसोर्स है। ओके, तो जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम लेते हैं, बहुत सारे हमारी खानें मिलती है, सोने की खान, कोयला की खान, हीरा की खान, अबरक की खान, जस्ता की, मैग्नीज की, ये बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे स्थल मंडल के ऊपर। टेरेस्ट्रियल या स्थलीय हमारे ये संसाधन है। लेकिन ऐसा माना जाता है, और ये माना क्या जाता है, वास्तव में वास्तविकता भी है, कि जो समुद्र है, जितना भी ओशियन है हमारे, ओशियंस के अंदर रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है। प्रॉब्लम क्या है कि वो समुद्र में गहराई में अवस्थित है। पहली बात तो उनकी खोज करना, भाई स्थल पे तो इजीली हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जाके उसको एक्सकैवेट कर लेते हैं, खुदाई करके देख लेते हैं, इजी कंडीशंस अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन जब बात महासागरीय या समुद्री संसाधनों की होती है, क्योंकि उस समुद्र के अंदर, पानी के अंदर है, हमारे पास उतनी एडवांस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं है कि मास लेवल पे हम समुद्र के अंदर से रिसोर्सेज निकाल पाए। और ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि स्थल मंडल पे या स्थलीय भाग पर हमें जितने संसाधन मिलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जो रिसोर्सेज है वो समुद्र के अंदर है, और जो आने वाली कई शताब्दियों तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो अब इन समुद्री संसाधनों को कौन निकालेगा, किस देश का अधिकार है, उसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन तो होगी। तो उसको जो देखने का काम करता है आईएसए। यहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी, यहीं से किसी देश को, जैसे आपने मैं अक्सर क्लास में कई बार बता चुका हूं, इंडिया का डीप ओशियन मिशन है, डीप ओशियन मिशन, जिसको डॉम कहते हैं, डीप ओशियन मिशन है, DOM, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ये मिशन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हिंद महासागर की तली में, उसके बॉटम में हम बहुत सारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, बहुत सारा संसाधन निकालने के लिए हमने परमिशन दिया। वो परमिशन भी हमें किसने दी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो अभी जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का कहना है कि जो प्रशांत महासागर का ये क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है, यहाँ पे कोबाल्ट के, निकिल के, तांबे के विशाल भंडार है। और हाल ही में ग्लोबल सी मिनरल रिसोर्सेज, GSR बोला जाता है जिसको, उसके द्वारा विकसित एक 25 टन का एक रोबोट था जिसका नाम था पटानिया। एक पटानिया रोबोट था, वो यहां जाके क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में जाके फंस गया। और बेसिकली ये काम क्या कर रहा था, समुद्र के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर ये निकेल और कोबाल्ट का ये अन्वेषण कर रहा था, खोज कर रहा था, कहां पे कौन कौन से पैचेस है, किस पैच, ऐसा तो है नहीं पूरे समुद्र में एक ही जैसा वितरित है, सब जगह निकेल मिल जाएगा, सब जगह कोबाल्ट मिल जाएगा। तो उसके भंडारों को, उसके क्षेत्रों को एक खोज कर रहा था, तो ये जाके फंस गया था क्लैरियन जो क्लिपर्टन जो जोन है हमारा। तो याद रहेगा आपको, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन अगर पूछ लिया जाए तो प्रशांत महासागर की तली में एक फ्रैक्चर जोन है, प्लेट टेक्टोनिक की गतिविधि से बना है, निकिल के, कोबाल्ट के, तांबे के बहुत ज्यादा भंडार है। उन्हीं की खोज के लिए यहाँ पे एक रोबोट भी भेजा गया था, पटानिया 2। हो सकता है पटानिया 2 ही पूछ ले आपसे, पटानिया 2 क्या है, ये भी याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं नोट करके बता रहा हूं कि भारत ने भी अपना समुद्र में एक समुद्रयान प्रोजेक्ट है भारत का, ये प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है कि हम भी समुद्र में, इंडियन ओशन के अंदर हम भी रिसोर्सेज की खोज करना चाहता है, कौन कौन सा अवेलेबल है। तो एक गहन समुद्री खनन प्रोजेक्ट है, ये डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट है हमारा, एक प्रपोज्ड है डीप सी माइनिंग, ये लो। ओके, जो कि इसरो के गगनयान मिशन की तर्ज पर है। जैसे हमारा इसरो का गगनयान भेजा था हमने स्पेस के लिए, उसी तरह से समुद्र के लिए हम भेज रहे हैं समुद्रयान। और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कौन करेगा, NIOT। NIOT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अभी हमने बात की थी NIOT, ये देखो ये रहा NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये एग्जीक्यूट कर रहा है समुद्रयान जो हमारा मिशन है। लेकिन ये जो NIOT है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये सबसे ऊपर लिखा है मैंने, हमारा भारत सरकार का एक मंत्रालय है,
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। उस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको एक बार देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया कि इसी मंत्रालय के अधीन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। कई बार यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फला विभाग किस मंत्रालय के अंदर है। तो और जैसे आपने नाम सुना होगा भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD बोलते हैं। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मध्य अवधि की जो मौसमी जो अनुमान है उसका जो सेंटर है। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, NCCR, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये इनकॉइस, INCOIS, कई बार नाम आता है न्यूज़पेपर में, आप अक्सर सुनोगे द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, मैगजीन में, मंथली में इनकॉइस रहता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये भी याद रखना है, ये भी आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। तो बेसिकली हमारे वैसे तो 50+ हमारी मिनिस्ट्रीज है, लेकिन कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, जैसे विज्ञान वाली हमारा जो मंत्रालय है, अर्थ साइंस हो गया, है ना, इनको हमें जरूर याद रखना है। ओके गाइस, ओके, यहां पे फिर हम आज का जो क्लास है स्टूडेंट, ये 4th जनरेशन बायोफ्यूल है, इसके बारे में ये चर्चा में था। ओके, कि ये 4th जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं। इन्हें आनुवांशिक रूप से जो हमारी संशोधित जो फसलें हैं, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हमारी क्रॉप्स होती है, उनसे उत्पादित किया जाता है। जैसे आपने आनुवांशिक रूप से कोई संशोधित शैवाल है, उसको आपने उत्पादित किया, तो ये आपका 4th जनरेशन का बायोफ्यूल है। हाल ही में चर्चा में था कि 4th जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, तो उस पर हमने एक छोटा सा अभी चर्चा की है। आने वाली क्लासेस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 1st जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, 1st जनरेशन बायोफ्यूल, 2nd जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, 3rd जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, 4th जनरेशन का हमारा बायोफ्यूल क्या है। 4th जनरेशन सबके पॉजिटिव और नेगेटिव, किसका कितना पोटेंशियल है, इसमें क्या पॉजिटिव है, इसका क्या नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव क्या है इसका इम्पैक्ट क्या है। तो हर चारों जनरेशन के हमें बायोफ्यूल्स पढ़ने होंगे, क्योंकि बायोफ्यूल्स पे अभी हमारा दुनिया भर का, भारत का ही नहीं, बायोफ्यूल्स पे दुनिया भर की सरकारों का और देशों का एम्फेसिस है। तो ये बायोफ्यूल्स क्या है, इस पे भी हम एक और सेशन लेके आएंगे, जिसमें डिटेल्ड में हम सारे बायोफ्यूल्स डिस्कस करेंगे। इसका सोर्स क्या है, 1st जनरेशन वाला कहाँ से प्राप्त होता है, 2nd जनरेशन वाला हमारा बायोफ्यूल कहाँ से प्राप्त होता है, 3rd जनरेशन वाला कहाँ से होता है, 4th जनरेशन वाला कहाँ से होता है, सब देखेंगे। ओके गाइस, तो अभी का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। प्लस और आइकॉनिक फिर से बता देता हूँ, 2 ऑप्शन है अकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस 1 साल 2 साल का ऑप्शन है, जब भी ले मिनिमम 1, और ऑप्शन तो 3 मंथ से लेके 3 ईयर तक का है। लेकिन जब भी ले, देखो यूपीएससी की तैयारी एक लंबी तैयारी होती है, मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 1 से 2 ईयर का आपको लेना चाहिए। तो इसमें अगर आप नवीन 1 कोड अप्लाई करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट होगा। आइकॉनिक 1 साल 2 साल 3 साल का है। आइकॉनिक में आप जानते हो मेंटरशिप मिलती है, आपको अलग से ही एक मेंटर मिलता है जो आपको वीकली बेसिस पे मॉनिटर करेगा। यहाँ पे भी आप नवीन 1 कोड लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हैं अकेडमी से। ऑप्शनल 1 महीने से 3 साल है। कितना ले, मैं फिर से बोलता हूँ, ऑप्शनल की तैयारी भी लंबी तैयारी होती है, मिनिमम 1 साल का या 2 साल का होना जरूरी है। यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप नवीन 1 कोड अप्लाई करते हैं। उसके साथ ही अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरी मेंटरशिप को और 10% डिस्काउंट को तो नवीन 1 कोड को अप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको मेरी क्लासेस के PDF चाहिए, आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है unacademy_naveen तब, यहाँ पे आपको सारे मेरे PDFs नोटिफिकेशन यहीं पे मिलेगा। ओके गाइस, हमेशा बोलना लेट्स क्रैक इट, और मिलके इसको एक दिन करके दिखाएंगे, है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कमिटमेंट, थोड़ा सा परसेवरेंस होना आपके अंदर चाहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। ओके, हैव अ नाइस डे।